मधु दुल्हन के रूप में उन सब गुंडों के बीच खड़ी थी जो काले रंग के कपड़े पहने सर झुकाए खड़े थे। उसे नहीं पता था कि वो लोग कौन थे। कुछ देर पहले उसका पति उसे यहाँ बेच कर गया था और इस सिचुएशन ने उसे बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फिर भी उसे अपने होशो हवास ठीक रखने थे। वो पत्थर बनी जो हुआ उस पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी जब भारी जूतों की धमक की आवाज के साथ वहां चलता हुआ एक शख्स आया और मधु के सामने वाले सोफे पर टांग पर टांग रख के बैठ गया। वो उसको हैरानी से देख रही थी। वो शक्ल से अच्छा खासा और बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक लग रहा था। शक्ल भी गुंडों जैसी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हरकतें बिल्कुल उन जैसी थीं। क्या दिक्कत है? क्यों शोर कर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तेज आवाजें पसंद नहीं? वो बोला तो उसकी आवाज उसकी शख्सियत से भी ज्यादा रौबदार थी। वो उसकी शख्सियत के खौफ में कैद होने लगी, लेकिन फिर सर झटक कर उसने अपने होशो हवास ठीक किए। मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज, गुजारिश करते लहजे में देखते हुए वो बहुत हारी हुई लग रही थी। मैंने तुम्हें खरीदा है, तो मैं तुम्हें कैसे वापस जाने दूं? उस शख्स ने, जिसका नाम विवेक था, उसने काट खाने वाले लहजे में कहा। विवेक ने पूछा, और कोई सवाल? लेकिन वो नहीं बोली। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अब तुम? मेरा वक्त बहुत कीमती है, सो प्लीज अगर कुछ कहना है तो जल्दी से कह दो, वरना मुझे निकलना है। एक नजर अपनी घड़ी को देखकर वो खड़ा हो गया और फिर उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। इस बात में कोई शक नहीं था कि मधु दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन विवेक को उससे कोई मतलब नहीं था। जितने में तुमने मुझे खरीदा है, मैं उसकी दुगनी रकम तुम्हें दे दूंगी। मुझे जाने दो। नजरें झुकाए मधु बोली तो विवेक हंसने लगा। 5 करोड़ में खरीदा है और तुम एक मामूली बैंक मैनेजर, कहाँ से इतनी रकम दोगी? मधु ने बेयकीनी से नजरें उठाकर उसे देखा। उसने तो सारी जिंदगी 1 करोड़ भी एक साथ नहीं देखा था, तो 5 करोड़? उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सच में 5 करोड़? मधु ने बेयकीनी से पूछा। हाँ बिल्कुल, 5 करोड़। इतना महंगा क्यों खरीदा तुमने मुझे? ना समझी से विवेक की तरफ देखते हुए वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए पूछ रही थी। इतना तो उसे एहसास हो गया था कि वो कोई गलत मकसद या हवस का पुजारी नहीं था। देखो, मैं हर काम वक्त पर करने का आदी हूँ, इसलिए जब सही वक्त आएगा तुम्हें बता दिया जाएगा। ये कहकर वो जाने लगा। जब वो पीछे से चिल्लाई, मेरी जिंदगी और मेरी मर्जी नहीं है क्या? मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती नहीं रख सकते। चिल्लाते हुए कहकर उसकी आवाज काफी तेज हो गई, तो वो तेजी से पलटा। पहली बात कि मुझे तेज आवाज पसंद नहीं, तो आइंदा अपनी आवाज को धीमा रखना, वरना मैं बंद कर दूंगा इस आवाज को हमेशा के लिए। उससे चंद कदम दूर खड़े होकर अपनी समंदर जैसी नीली और गहरी आंखों से घूरते हुए इस लहजे में कहा कि मधु की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ने लगी। और दूसरी जरूरी बात, जिसको अपने दिमाग और दिल में बिठाकर मान लो, कि तुम्हारे पति ने तुम्हें खुद हमारे हवाले किया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमने पैसा देकर तुम्हें खरीदा है, सो तुम मुझसे कोई शिकवा नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कभी वो इंसान मिला तो तुम उससे कर लेना। हमने तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया है, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी कीमत दी हुई है। अब तुम समझो, तुम्हारे पति को हमने पैसा देकर किसी जॉब के लिए तुम्हें हायर किया है और वो जल्द ही बता दिया जाएगा। मधु की आंखों में झांक कर वो उस कदर सख्त लहजे में कह रहा था कि उसके गले में आंसुओं का गोला अटक गया। माइंड इट? विवेक की बात सुनकर मधु शॉक्ड रह गई थी। ये हकीकत जानकर कि उसके पति ने उसे इन लोगों के हवाले किया था। अब वो पता नहीं उसे किस मकसद के लिए यूज करने वाले थे। अगर कुछ और पूछना है तो अभी पूछ लो। विवेक मलिक को उस पर रहम आ गया था, सो उसने कपकपाते लबों को देखते पूछा, मेरी आजादी की क्या कीमत होगी? यहाँ से छुटकारे की? वो तो जैसे इसी इंतजार में थी, इसलिए फौरन पूछा। तो चंद लम्हे विवेक खामोशी से उसे देखता रहा। वो सोच कर बोला, तुम्हारी आजादी की क्या कीमत होनी चाहिए, सुबह बताऊंगा। अब जाकर रेस्ट कर लो। विवेक कहकर भारी भारी बूटों के साथ कदम उठाता वहां से चला गया, जबकि मधु का सर फिक्र से फटा चला जा रहा था। मधु का इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। तभी सीमा वहां पर आ गई। क्या हुआ मधु, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसकी रूममेट ने ना समझी से उसे यूं टहलते देखा और सवालिया नजरों से पूछ लिया। मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं तैयारी करके गई थी, लेकिन पता नहीं
कैसे सारे जवाब दिमाग से निकल गए। परेशानी से अपनी कनपटी को मसलते हुए वो अब उसको बता रही थी तो सीमा ने फौरन इनकार में सिर हिलाया। यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा सीजीपीए पहले से ही काफी अच्छा रहा है, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सीमा ने फौरन तसल्ली दी। तुम्हें मालूम है कि मुझे मैनेजर की सीट के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए बहुत कंपटीशन है यार। मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाई करूंगी। उसके हर अंदाज से ये परेशानी झलक रही थी, लेकिन फिर भी सीमा ने उसे काफी तसल्ली देने की कोशिश की। मौसी ने कहा है कि वो अगले 2 महीने में आकर मेरी शादी कर देंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली सेटल होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सीमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इतनी जल्दी? मेरी दादी के घर वाले तो ये करने को तैयार नहीं थे, सो मैं उनसे कभी नहीं मिली। अलबत्ता तकरीबन मैं 15 साल की थी जब मौसी लोगों ने यूके जाने का प्लान बनाया, क्योंकि मौसा जी वहां पर ही होते थे। मौसी ने मुझे अपने साथ यूके ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ कागजात का इशू आ गया था। वैसे भी मैं वहां पर भी नहीं जाना चाहती थी और उनकी फैमिली में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, सो मैंने यहाँ पर हॉस्टल को ज्वाइन कर लिया। मेरे पिता की कुछ जमीन मेरे नाम पर थी, तो उसके पैसों से अब तक गुजारा होता रहा है, वरना मौसी के ससुराल वाले तो उनकी भी जिंदगी मुश्किल कर देते। सो उन्होंने यही कहा है कि वो मेरी शादी कर देंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों इतनी एकदम से थक गई थी। चंद महीने पहले ही उसकी डिग्री पूरी हुई थी और उसके बाद इंटर्नशिप को हुए चंद हफ्ते हुए थे कि उसने इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। हालांकि उसे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में यकीन जरूर था कि वो क्वालिफाई कर जाएगी। सारी रात उसकी प्रार्थना करते गुजर गई। अगले दिन जब उसे क्वालिफाई होने का ईमेल मिला तो पहले तो यकीन ही नहीं आया। फिर वो भागकर भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़ी हो गई। खुशी से उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। सीमा भी काफी खुश थी। उनकी दोस्ती को काफी साल हो गए थे, सो अब उन दोनों का रिश्ता भी बहनों जैसा था। उसके बाद उसने बैंक ज्वाइन कर लिया। शुरू शुरू में तो उन लोगों ने उसे काफी ज्यादा टफ टाइम दिया था और खुद भी वो काफी परेशान रही थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे और कोई मदद करने वाला भी नहीं था। सो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर मधु सब सीख गई थी और यूं उसकी जॉब को तकरीबन महीने हो गए थे। फिर मौसी इंडिया आ गई। दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि अब मधु को मौसी के आने की कोई खास खुशी नहीं हुई थी। बस जैसे किसी से मिलकर अच्छा लगता है, तो यही एहसास था। लेकिन मौसी उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वो उसके लिए काफी तोहफे वगैरह लेकर आई थी। वो जिंदगी में सिर्फ रिश्तों को तरस रही थी, सो उसके लिए उन तोहफों की कोई खास अहमियत नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने मौसी को थैंक यू कहा। तुम्हें यहाँ पर इतने साल हो गए हैं मधु, और तुम्हें ये भी मालूम था कि तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है, तो कम से कम कोई लड़का ही पसंद कर लेती, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत से लड़कों ने अप्रोच करने की कोशिश की थी। अब मैंने तो सारी जिंदगी यूके में गुजारी है, तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए कैसे कोई लड़का तलाश कर सकती हूँ। मौसी ने उसी शाम खाना खाने के बाद जब वो लोग चाय पी रहे थे तो उन्होंने काफी फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखते कहा, तो अपने आप में ही वो मुजरिम बन गई। पहले उसे मौसी से बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन अब वो शिकायतें खत्म हो चुकी थी। जब मधु को ये ख्याल आया कि मौसी सिर्फ उसके लिए इंडिया आई थी, वो ना भी आती तो वो क्या कर लेती। जहाँ सब रिश्तों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, वहां पर अगर वो भी मुंह मोड़ लेती तो वो क्या कर सकती थी। लेकिन अगर वो मधु की शादी का सोच रही थी तो ये उनका बड़प्पन था। तो उसने फौरन लबों पर मुस्कान सजाई। बस मौसी, मेरा इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया, और सच कहूं तो मैं कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, तो वजह शायद ये भी होगी। मुस्कुराकर उनको देखते हुए मधु ने कहा। मौसी ने गहरी सांस ली, जो कि फिक्र से भरी हुई थी। चलो, मैं अपनी किसी सहेली से कहकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ। तुम अपने घर की हो जाओगी तो मैं हर तरह से बेफिक्र हो जाऊंगी। मधु का दिल चाहा कि उनसे कहे कि आपने मेरी फिक्र कब की थी, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से खुद को ये कहने से रोका उसने। मधु ने मौसी से ये भी कभी नहीं पूछा था कि उसके पिता को क्या हुआ था। मम्मी की मौत के बाद उसे उसकी दादी के घर से क्यों लेकर आए थे। उसे अपने पापा का अक्सर ख्याल आता था, लेकिन उसने तो कभी उनकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। और फिर ये भी गुस्सा था कि जब उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था तो उसे क्या पड़ी है। कभी कभी उसे याद आती थी, लेकिन वो अपनी यादों का गला घोट दिया करती थी। जब इंसान को अपनी हकीकत समझ आ जाती है
और वो हालात से समझौता कर लेता है तो वो खामोश हो जाता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। धीरे धीरे इंसान अकेले रहना सीख लेता है। उसे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रहती। मौसी ने अपनी कुछ सहेलियों से शादी के बारे में बात की तो उनकी सहेलियों ने कुछ नए रिश्ते बताए थे जो मौसी को पसंद नहीं आए, क्योंकि वो लोग काफी दहेज की डिमांड कर रहे थे। इसीलिए मौसी ने किसी रिश्ते वाली औरत का सहारा ले लिया जो कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आ गई थी। मौसी को वो काफी पसंद आ गया था, सो मधु की शादी तय कर दी गई। जब उसने सीमा को बताया तो वो तो चौंक ही उठी थी। तुमने देखा है उस लड़के को जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है? सीमा उससे मिलने आई और उसने पूछा। नहीं यार, मैं कहाँ से मिलती। मधु ने सीमा के लिए चाय तैयार की। सीमा बोली कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का सिर्फ तुम्हारा हक होना चाहिए। तुम्हें कम से कम एक बार उस इंसान से मिलना चाहिए। तुम्हारी मौसी तो शादी के बाद यहाँ से चली जाएंगी। सारी जिंदगी तो तुम्हें ही उसके साथ गुजारनी है। कम से कम एक बार मिल तो लो। अगर तुम्हें सब ठीक लगे तभी शादी करो। इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। मधु ने कंधे उचकाकर कहा, यार मेरे पास लोगों को परखने के लिए कोई ऐसा पैमाना नहीं है और ना मैं ऐसा करना चाहती हूँ। मेरी मौसी काफी होशियार है। वो जिंदगी भर तरह तरह के लोगों से मिलती रही हैं। उन्हें मालूम है कि वो मेरे लिए जो भी कर रही हैं वो ठीक होगा। मैं वैसे भी अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथों में छोड़ चुकी हूँ और अब मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ क्या करेगी। मधु ने गहरी सांस लेकर थके अंदाज में कहा। सीमा बोली, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हारी मौसी की देवरानी के 2 बेटे थे और वो काफी बेहतर हैं। अगर वो चाहती तो तुम्हारी शादी उनके साथ भी कर सकती थी। लेकिन वही है ना, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है। उन्हें पता है कि तुम तो हो बेवकूफ और वो तुम्हें वही बना रहे हैं। तुम उनको हद से ज्यादा सीधा समझ रही हो, जबकि वो मुझे काफी चालाक लगती हैं। सीमा ने सच बोल दिया था, जिसका सामना करने से मधु बच रही थी। ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो, वहां पर जाने के लिए मेरे कागज तैयार नहीं, क्योंकि आईडी कार्ड में कोई मसला आ गया है। मधु नहीं चाहती थी कि उसका भरम टूटे, इसीलिए उसने ऐसा कहा। सीमा बोली, बस करो, तुम्हारे पैसे पर वो लोग यूके में शिफ्ट हो गए हैं और अब तुम बेशक जानकर अनजान बनी रहो, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी के पास इतनी जमीन तो जरूर थी कि उसे बेचकर कोई भी यूके में आसानी से सेटल हो जाता। तुम्हें कम से कम एक बार तो अपने लिए बोलना चाहिए था। इतने बेवकूफ बनने की जरूरत क्या है? मधु कहने लगी, यार मैं कुछ नहीं करना चाहती। सब कुछ मैंने अपनी किस्मत पर छोड़ दिया है, इसलिए प्लीज ऐसी बातें करके मुझे परेशान ना करो। बस प्रार्थना करो कि सब ठीक हो। तभी उसने सामने देखा और मुस्कुराने लगी, क्योंकि सामने से मौसी आ रही थी। मधु उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहती थी। सीमा उनसे मुस्कुराकर मिली। कभी कभी इंसान मजबूरी में भी मुस्कुराकर सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपनों को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता है। वो नहीं चाहती थी कि उसके जाने के बाद उसकी मौसी उससे किसी तरह की पूछताछ करे, इसीलिए वो होठों पर मुस्कुराहट सजा रही थी। मधु की मौसी बोली, बेटा इसकी अगले हफ्ते शादी है तो तुम जरूर आना। इतनी जल्दबाजी में शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूके में मेरी बेटी का कन्वोकेशन है और मैं इसकी विदाई वाले दिन ही चली जाऊंगी। फिर तो शायद 1 या 1.5 साल के बाद ही चक्कर लगाऊंगी। तुम लेकिन इसके पास आती रहना। मैंने सुना है कि ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है। सीमा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन्हें मीठी छुरी कहने लगी। और उसके बाद वो काफी देर बैठी रही और शॉपिंग वगैरह की बातें की। 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता नहीं चला। दुल्हन बनी मधु आईने के सामने खड़ी थी। सीमा मधु के कंधों पर हाथ रखते बोली, तुम्हें पता है तारीफों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहूंगी कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। लेकिन ना जाने क्यों मधु मुस्कुरा भी ना सकी। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? मधु बोली, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, सच कह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल शून्य हो गई हूँ। ना कोई खुशी है ना कोई गम, जैसे ये कोई आम दिन हो। मधु ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं यार, ऐसा हो जाता है। तुम उसे पहले नहीं मिली हो ना, इसी वजह से एक्साइटमेंट नहीं है। तुम देखना, शादी के बाद तुम इतनी खुश रहोगी जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। मैं ऊपर वाले से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी। थोड़ी देर के बाद ही बारात के आने का शोर होने लगा और फिर मधु को स्टेज पर लाया गया और फिर शादी हो गई।
मधु के दिल में किसी तरह का कोई जज्बात नहीं आए, लेकिन आज उसे अपने पिताजी और उनके घरवाले बहुत याद आ रहे थे। ऐसा क्यों था, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी। सीमा और मौसी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि वो इस भरी दुनिया में अकेली थी। उसका कोई अपना नहीं था। खून के रिश्तों का होना कितना जरूरी होता है और उनकी कमी किस तरह से आपके अंदर ही अंदर खा जाती है, इस बात का एहसास उसे आज हर पल हुआ है। कुछ देर में उसकी विदाई हो गई। उसके पति का नाम वरुण था। मधु ने बस एक बार वरुण को देखा। वो अच्छी खासी शकल का इंसान था, लेकिन मधु के दिल में कोई भी जज्बात नहीं जागे। शायद इस वजह से क्योंकि उसके परिवार की कमी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। विदाई के वक्त उसकी मौसी ने उसे अपने सीने से लगाकर बहुत नसीहतें दी। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट थी, इसलिए वो और उसका पति एक कार में गए। दोनों के बीच एक खामोशी छाई थी। तभी वरुण बोला, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वरुण के ऐसा कहने पर मधु ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। कभी वरुण बोला, पहले आप मुझे ये बताएं कि शादी को लेकर आप कितनी खुश हैं। वरुण के सवाल पर उसे कितनी देर लगी ये समझने में और फिर जवाब ढूंढने में। उसने कहा कि अभी वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकती। वो लोग एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे कि तभी गाड़ी अचानक झटके के साथ रुकी। क्या हुआ? मधु ने नासमझी से वरुण की तरफ देखा। पता नहीं, लगता है टायर पंचर हो गया है। और फिर गाड़ी से उतरा कि अचानक से 4-5 गाड़ियों ने उन लोगों को घेर लिया। मधु बहुत परेशान हो गई थी। वो बाहर निकलने लगी, लेकिन वरुण ने उसे मना कर दिया था कि वो गाड़ी से बाहर ना निकले। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए कि वरुण गाड़ी के पास आया। वो इस वक्त काफी परेशान लग रहा था। मधु ने कांपती हुई आवाज में डरते हुए अंदाज में पूछा, क्या हुआ वरुण? उसने कहा, मधु तुम उठकर दूसरी गाड़ी में आओ, इसका टायर पंचर हो गया है। उसने सामने वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया। मधु पूछने लगी, लेकिन वो लोग कौन थे? वो इस वक्त बहुत परेशान थी। वरुण ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, तुम उनको छोड़ो, चलकर जल्दी से उस गाड़ी में बैठो। वो लोग मेरे जानने वाले हैं। उसने संजीदगी से कहते हुए सामने इशारा किया तो मधु और परेशान हो गई। लेकिन इस वक्त उसका पति ही उसका रखवाला था, इसलिए उसकी बात मानकर वो सामने वाली गाड़ी में जा बैठी, जिसका पिछला दरवाजा खुला है। लेकिन वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, गाड़ी दौड़ा दी गई। वो चिल्लाती रह गई। उसका पति पीछे है, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने ये जरूर देखा था कि वरुण अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा था, जैसे कि उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। लेकिन मधु को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति कोई ऐसी हरकत कर सकता है। उसके मन में बहुत सवाल आ रहे थे। वो सारे सवालों को नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि कोई भी आदमी इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि वो अपनी पत्नी को किसी और के हवाले कर दे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिंदगी अब उसके साथ क्या करने वाली है। कुछ देर के बाद मधु को एक बंगले में लाया गया। मैडम, आप अंदर चली जाएं। एक नौकर ने सर झुकाकर उसे हुक्म दिया। मैं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे बताओ मेरा पति कहाँ है। मैं यहाँ अकेली नहीं जा सकती। वो अपने आप को कितना भी बहादुर दिखाती, लेकिन कभी भी वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो इस वक्त कितनी परेशान थी, उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। देखिए मैडम, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ आपको किसी वजह से लाया गया है, क्योंकि वो आदमी अच्छा नहीं था। अंदर जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, नौकर ने कहा। पहले तो मधु जाना नहीं चाहती थी, लेकिन बाहर सर्दी के मारे उसकी जान निकल रही थी और इसे ये भी पता था कि अब यहाँ से निकल तो नहीं सकती, तो अच्छा यही है कि वो सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए। फिर वो लॉन्ज में आ गई। वहां पर भी उसको उन सबसे नहीं मिल पाया जा रहा था, जिसके बारे में ये कहा गया था कि उनके ही कहने पर उसे यहाँ लाया गया है। इसलिए उसने शोर मचाना शुरू किया और चिल्लाते हुए कहा कि उनके मालिक से वो मिलना चाहती है। वो इस वक्त गुंडों के बीच में खड़ी थी, जो सर झुकाए खड़े थे। किसी ने भी उसकी तरफ गलत नजर से नहीं देखा था। लेकिन फिर नौकर ने उसे कमरे में जाने को कहा। वो बहुत डर रही थी, इसलिए अंदर जाकर उसने कमरा बंद कर लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। परेशानी से उसकी बुरी हालत थी। उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया है। उसके पति ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन अगर इस नए अमीर जादे ने भी उसे बेच दिया तो फिर क्या होगा। उसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था कि तभी इतनी देर में दस्तक हुई, जिससे वो डर के मारे उछलकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, कौन है?
कांपती हुई आवाज में वो हकला रही थी, मैं मेम साहब, मैं हूँ लक्ष्मी, खाना लेकर आई हूँ। मधु ने कहा, मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना और मुझे डिस्टर्ब मत करना। लक्ष्मी बोली, ठीक है। इतना कहकर वहां से चली गई। मधु अपने चेहरे पर हाथ रखकर एक बार फिर से बच्चों की तरह रोने लगी। वो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसकी मौसी को तो पता भी नहीं होगा कि उस पर इस वक्त क्या बीत रही है। इस सारे हंगामे में मधु का मोबाइल पता नहीं कहाँ रह गया था और उसे ना तो अपनी मौसी का और ना ही सीमा का नंबर मुंह जबानी याद था कि वो किसी को मदद के लिए बुला ले। इसलिए अब उसे भगवान से प्रार्थना कर सकती थी। यहाँ पर कपड़े भी मौजूद नहीं थे जो वो चेंज कर सकती। बस अलमारी मौजूद थी। उसने जाकर अलमारी खोली तो उसमें कुछ टी शर्ट्स पड़ी हुई थी और ट्राउजर्स थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा किसी आदमी का रहा है। तभी उसकी नजर बिल्कुल एक नई शर्ट पर पड़ी जो पैक थी। उसने तुरंत ही वो उठा ली और वहां से ट्राउजर निकाल लिया, क्योंकि अब सारी रात वो इस भारी भरकम लहंगे में नहीं रह सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लक्ष्मी ने एक कमरे में आने की इजाजत मांगी। वहां पर विवेक बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा बहुत ही सख्त था। दे आई तुम खाना उस लड़की को? विवेक ने नौकरानी की तरफ बिना देखे पूछा। इस वक्त वो खिड़की के बाहर अपनी धुन में उस चांद को देख रहा था जो इस वक्त किसी नाइट बल्ब के जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे चांद को देखना अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी ने कहा, उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। इस बात पर अचानक से विवेक की हिलती हुई टांग रुक गई। ठीक है, तुम बस उसे खाने का पूछ लिया करना। वो खाती है तो ठीक है, नहीं खाती है तो वापस ले आना। बिना बात उसे फोर्स मत करना। अपनी भारी आवाज में विवेक ने हुक्म दिया। ठीक है साहब। लक्ष्मी ने इतना कहा तभी विवेक ने अपने एक हाथ को हिलाकर उसे जाने का इशारा दिया। लक्ष्मी वहां से वापस गई। विवेक खुद से ही बोला, मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। अजय, अब तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अगर मैंने तुम्हें नचाकर ना रख दिया तो मेरा नाम बदल देना। मैं नहीं जानता था कि मेरी खामोशी सच में इतना बड़ा तूफान लाएगी। उसने गहरी सांस लेते हुए सिगरेट का कस लिया। तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसकी कोई हद नहीं। तुमने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं था कि किसी औरत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। उसने अपना चेहरा आराम कुर्सी पर गिरा दिया। अगली सुबह दरवाजा खटखटाने की वजह से मधु की आंख खुली। अभी भी डर से उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने फिर पूछा तो दरवाजे पर लक्ष्मी थी। आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ मेम साहब। लेकिन मधु बहुत डर रही थी। वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती थी। मुझे भूख नहीं है। उसने नाश्ता वापस भिजवा दिया। विवेक ने लक्ष्मी को हुक्म दिया था और इसीलिए वो वापस चली गई। मधु खाली खाली नजरों से कमरे को घूरने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये वेल फर्निश्ड और बहुत ही प्यारा कमरा था। यहाँ की दहलीज पर पहुंचते ही उसे ये एहसास हुआ था कि ये किसी बहुत ही अमीर इंसान का घर था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ पर कैद क्यों किया गया था। क्या सच में उसका पति इतना गिरा हुआ है कि वो कुछ पैसों की खातिर अपनी पत्नी को बेच गया? लेकिन फिर मधु को ख्याल आया कि वो चंद पैसे नहीं थे बल्कि पूरे 5 करोड़ थे। मधु को पसीना आने लगा। हालांकि आज मौसम ठंडा था। इसने मुझे 5 करोड़ में क्यों खरीदा? मधु को फिक्र सताने लगी। शायद अब ये मुझे 10 करोड़ में बेच देगा। अमीर लोग ऐसे ही थोड़ी ना अमीर हो जाते हैं। ये घर कितना प्यारा है और कितनी महंगी गाड़ियां हैं। यहाँ कितने गार्ड हैं, इतने नौकर इसने रखे हुए हैं। यकीनन ये कोई इलीगल काम करता होगा। एक हम जैसे गरीब लोग होते हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं और ये लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मधु चेहरा पसीने से भीग गया था। ऐसे ख्याल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। फिर उसने सोचा कि उस आदमी ने मुझसे कहा था कि सुबह वो मुझे मेरी आजादी की कीमत बताएगा। ये सोचते सोचते अब उसे तेज भूख लगने लगी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। 2 बजे के आसपास जब लक्ष्मी एक बार फिर से खाने का पूछने आई तो इस बार मधु ने इनकार नहीं किया, क्योंकि वो कल रात से भूखी थी। उसने कुछ पलों में ही ये सोच लिया कि जब तक वो खाना नहीं खाएगी तो एनर्जी भी नहीं आएगी, तो फिर वो लड़ाई कैसे करेगी। और वैसे भी यहाँ से निकलने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ेगा और भूखे पेट तो इतना सब सोच नहीं पाएगी। इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया और लक्ष्मी एक ट्रे सजा कर ले आई थी जिसमें ढेर सारा स्वादिष्ट खाना था। तुम्हारे साथ कहाँ पर हैं?
मधु ने सवालिया नजरों से लक्ष्मी की तरफ देखा। जी वो लक्ष्मी, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ खाना देने की है, बातें करने की नहीं। इतनी देर में विवेक वहां पर आ गया था। ब्लैक पैंट कोट में वो बड़ा ही हैंडसम लग रहा था। लक्ष्मी की तो सांसें ही अटक गईं, जबकि मधु भी काफी परेशान लग रही थी। लक्ष्मी वहां खाना रखकर चली गई। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां पर क्यों खड़ा था। विवेक ने कहा, आपसे खाना बस एक बार पूछा जाएगा, अगर खा लेंगी तो ठीक है, नहीं तो दोबारा कोई नहीं पूछेगा। यहाँ कोई आपके नखरे नहीं उठाने वाला। इन नौकरों को और भी 100 तरह के काम होते हैं। विवेक ने बहुत ही सख्त लहजे में बोला और सिगरेट पीने लगा। मधु को ना चाहते हुए भी उससे डर लगा, लेकिन ये डर ऐसा नहीं था जो अक्सर ऐसे आदमियों से लगता था जिनकी नजर खराब होती है। ये डर रौब वाला था। वो उसे इतना बुरा नहीं लगा जितना लगना चाहिए था। ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं? अचानक विवेक की नजर बड़े से झोले जैसे लटकते हुए ट्राउजर और टी शर्ट पर पड़ी तो मधु डर गई। वो बोली, सारी रात मैं लहंगे में सोती रहती क्या? मेरा इतना भारी ड्रेस था। मधु का डर थोड़ा सा कम हुआ। शनाया, विवेक ने फिर किसी को आवाज दी। कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी हुई मॉडर्न कपड़े पहने हुए एक लड़की सामने आई। विवेक ने उससे कहा कि उनके साइज की कुछ ड्रेस, जूते और बाकी जरूरत का सामान ले आना। इतना सुनकर वो लड़की, जो विवेक की सेक्रेटरी या जो भी थी, उसने सिर हिला दिया। मधु ने कहा, रात को आपने कहा था कि आप मुझे मेरी आजादी की कीमत बताएंगे। अब मुझे बताइए। वो बहुत बेसब्र हो रही थी। इस घर में तुम आजादी से घूम फिर सकती हो। तुम्हारी इज्जत को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। बस तुम्हें जो टास्क दिया जाएगा वही पूरा करना है। विवेक ने एक नजर उसकी तरफ देखकर फिर सामने दीवार की तरफ देखते हुए अपनी बात को कहा। मधु को इतना तो अब तक समझ आ चुका था कि विवेक की नजर खराब नहीं है। वो सिर्फ एक नजर ही उसे देख रहा था और फिर यहाँ वहां देखने लगता था जैसे कि वो अपनी नजरों को बचा रहा हो। मधु ने सवालिया नजरों से विवेक की तरफ देखकर पूछा, कैसा टास्क? अभी लंच कर लो, बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है। इतना कहकर विवेक वहां से चला गया और इस बार उसने मधु के कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया था। शनाया शाम तक मधु के लिए कपड़े और जरूरत का सामान ले आई थी। मधु को सारे ही कपड़े अच्छे लगे थे। कपड़ों की क्वालिटी से उसे अंदाजा हो गया था कि वो सभी कपड़े ब्रांडेड थे। वो नहाकर फ्रेश हो गई और उसने ब्लू कलर का सूट पहन लिया। पता नहीं क्यों उसे वरुण के धोखे का इतना दुख नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने दिल से जैसे पहले से ही इस तरह के किसी हादसे के लिए तैयार थी। और फिर जब ये हादसा सच में हो गया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे बस उसका डर खत्म हो गया हो। शादी से पहले और इस हादसे के हो जाने से पहले तक मधु के अंदर एक अजीब सा डर था जो अब खत्म था। उसे ऐसा लग रहा था कि पहले वो सुरक्षित हाथों में नहीं थी, जबकि अब वो किसी सुरक्षा के घेरे में थी। विवेक ने उसे लॉन्ज में बुलाया तो वो चली गई। उस वक्त विवेक सफेद रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स में काफी हैंडसम लग रहा था। मौसम काफी ठंडा था, लेकिन विवेक पर इस मौसम का कोई असर नहीं हो रहा था। मधु ने कंधे पर शॉल ओढ़ रखी थी। हैव अ सीट प्लीज। विवेक ने मधु को बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। कल सुबह सुबह आपको एक ऑफिस का पता दिया जाएगा। शनाया तुम्हें जैसा तैयार करेगी वैसा ही तुम तैयार हो जाना। फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें वहां पर ड्रॉप करेगा और तुम्हें जो टारगेट होगा वो सुबह बता दिया जाएगा। फिर उस जगह पर पहुंचकर बस तुम एक शख्स से टकराओगी और फिर एक नजर उसकी तरफ देखोगी, मुस्कुराओगी और वापस आ जाओगी। मधु ने हैरानगी से विवेक की तरफ देखा। क्या मतलब? मैं ऐसी कोई भी घटिया हरकत नहीं करूंगी। मधु ये सुनकर तिल मिलाकर रह गई थी। तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करोगी। तुम्हें इसी काम के लिए हायर किया गया है, विवेक ने गुस्से में कहा। मधु ये सुनकर दंग रह गई थी, लेकिन विवेक ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा। वो उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी। अगले दिन मधु को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। वो हर बात मानने पर मजबूर थी। उसे वहां पर कुछ हफ्ते हो गए थे। एक बात उसने महसूस की थी कि विवेक बहुत ही बुलंद किरदार का इंसान था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिर उसे यहाँ पर कैद करने और इस तरह के चरित्रहीन काम करवाने के पीछे क्या वजह थी। पर उसे इतना समझ में आ गया था कि विवेक कोई आवारा किस्म का इंसान नहीं था जो उस पर गलत तरह की नजर रखकर बैठा हो या फिर उसे कहीं बेचने के बारे में सोच चुका हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अजय की मां ने गुस्से से उससे कहा। मैं सच कह रहा हूँ,
कुछ दिन पहले वो मेरे ऑफिस में मुझसे टकराई है। उसके बाद मैंने उसे कई बार फुटपाथ पर, कभी गाड़ी में और पता नहीं कहाँ कहाँ देखा है। और आज तो मैंने उसे शॉपिंग मॉल में देखा है। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। अजय, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि वो मर चुकी है। तुम भूल गए हो कि तुमने उससे बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया था और तुम उसे मार चुके हो। अजय की माँ ने उसे याद दिलाया था। वो बहुत बेबस लग रही थी कि उनका एक ही बेटा था और वो पागल हो रहा था। माँ, मैं अनामिका से धोखे से शादी की थी। मैंने उसकी जायदाद के लिए शादी की थी और फिर उसके पापा ने जो हीरे के गहने उसको दिए थे वो छीन कर उसे मार दिया। लेकिन वो मेरे सामने क्यों आ रही है माँ? मैं मर जाऊंगा। अजय बच्चों की तरह रोए जा रहा था। खौफ उसके हर एक अंग से छलक रहा था, जबकि उसकी माँ का बस नहीं चल रहा था कि वो पता नहीं खुद को क्या कर दे कि उनका इकलौता बेटा पागल होकर बैठ गया था। मधु अब 3 महीने से उस बंगले में रह रही थी। विवेक जब भी उसे कहता तो वो थोड़ी देर के लिए उस लड़के के सामने जाती और वो लड़का उसे दीवानगी की नजरों से देखता और फिर अचानक उसके पीछे भागने लगता तो वो वहां से गायब हो जाती। मधु को अंदर से लग रहा था कि वो जरूर कुछ गलत कर रही है, लेकिन खुद को आजाद करने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। आज रात मधु को रेस्टोरेंट में जाना था कि तभी वहां पर उसे वरुण दिखाई दिया। तुम? वो तुरंत भागकर उसके पास गई कि वरुण भी डर गया। तुम? वरुण उसे खौफ से देख रहा था। घटिया इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपनी पत्नी को बेच दिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो कि तुमने 5 करोड़ में अपनी बीवी को बेचा। ये कहते हुए वो रोने लगी। तब तक वरुण ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे विवेक ने मजबूर कर दिया था। उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हें अगवा करके ले जाएगा और मुझे भी बाहर जाने के लिए पैसा चाहिए था। फिर उसने मुझे 5 करोड़ का ऑफर दिया तो मुझे ये सौदा बुरा नहीं लगा, लेकिन मेरे वो सारे पैसे डूब गए। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन विवेक मुझे तुमसे मिलने नहीं देता। मुझे माफ कर दो और वापस मेरी जिंदगी में आ जाओ प्लीज। मैं बहुत पछता रहा हूँ। मधु ने कहा, अच्छा, ताकि तुम फिर से मुझे एक बार बेच दो। अब मधु कहीं से भी कमजोर नहीं लग रही थी। वरुण ने कहा, नहीं, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। तुम तो सारी जिंदगी तड़पोगे। अब तुम मुझे तलाक दे दो, वरना मैं खुद तुमसे तलाक ले लूंगी। वरुण उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। मधु वापस घर आ गई। विवेक मधु के नंबर पर अनगिनत कॉल्स कर रहा था। वो काफी परेशान लग रहा था। जब मधु घर आई तो विवेक की जान में जान आई। कहाँ थी तुम? मैं कितनी कॉल्स कर रहा था, पिक क्यों नहीं की तुमने? गुस्से से उसकी तरफ जाते हुए विवेक कह रहा था। अब मधु उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। शायद इंसान को जहाँ पर अपनी इज्जत सुरक्षित महसूस लगती हो, वहां पर वो बिल्कुल सुकून महसूस करता है। मैं ये घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, और वैसे भी तुमने मेरा नंबर ट्रेसिंग पर लगाया हुआ है ना, तो डर किस चीज का है? मधु अपने दोनों बाजुओं को बांधकर उसकी तरफ आते हुए तेज लहजे में बोल रही थी, जबकि विवेक थोड़ा डरते हुए अपने बड़े बड़े कदम हटाकर पीछे हट रहा था। आज से पहले मधु इस तरह से बागी नहीं हुई थी। देखो, तुम जॉब कर रही हो, तो जब तुम बगैर बताए जॉब से गायब हो जाओगी तो मुझे तो फिक्र होगी ना। वहां पर तुम किसके लिए गई थी? विवेक अभी बोल ही रहा था कि तभी मधु पहले से भी ऊंची आवाज में चिल्लाई, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? पहले तुमने मुझे खरीद लिया, मेरी शादी वाली रात जो भी कहा वो किया मैंने। अगर ये जबरदस्ती भी जॉब मैं कर रही हूँ ना, तो जॉब पर भी इंसान कभी कभी छुट्टी तो कर सकता है। मेरा पति मिला था मुझे वहां पर, उससे हिसाब किताब करने लगी थी। इतना कहकर मधु घुटनों के बल गिरी और रोने लगी, जबकि विवेक अपने सर पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। विवेक उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था और इस लम्हे उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये लड़की पता नहीं कब उसे इतनी प्यारी हो गई थी कि उसका रोना उसे परेशान कर रहा था। जबकि विवेक की बात सुनकर मधु एक पल को चुप हुई और फिर खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम हो कौन? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। पहले तुमने मेरी शादी वाली रात मुझे खरीद लिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे वहां उसके पास वापस भेज दोगे। मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी और फिर मैं खुद को भी खत्म कर लूंगी। मधु की आवाज रो रो कर बैठ गई थी। खुद को खत्म क्यों करना? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके मुताबिक आपको वापस जाना होगा। वो इतनी संजीदगी से कह रहा था कि मधु बेयकीनी से उसे देखती रह गई।
मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तुम होते कौन हो, आए बड़े मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और वो वरुण है ना, जहर लगता है मुझे। अगर मैंने उसको हवालात में बंद ना करवाया और तुम्हें भी उसके साथ में चक्की ना पिसवाई तो फिर मेरा नाम बदल देना। नहीं डरती मैं अब किसी से, क्योंकि मेरे पास खोने को अब कुछ भी नहीं है। वो गुस्से से कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि विवेक पीछे सर पकड़कर बैठ गया। अजीब औरत है। उसे अब अनकंफर्टेबल लग रहा था कि कैसे सब नौकरे के सामने मधु उसे झड़प कर चली गई थी। इस बार उसे गुस्सा आया तो वो भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था और मधु बेड के साथ नीचे सोफे के करीब बैठी रो रही थी। विवेक वहां पर रुक गया। उसका रोना उसे तकलीफ दे रहा था। फिर वो अपने कमरे में आ गया। अनामिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनामिका उसके पापा के दोस्त की बेटी थी। विवेक के पापा और अनामिका के पापा शुरू से ही साथ ही रहे थे और फिर उन्होंने अपनी बेटी अनामिका को पढ़ने के लिए विवेक के घर पर ही भेज दिया था। विवेक उस पर जान देता था। कोई यकीन नहीं करता था कि ये वही संजीदा इंसान है जो ऑफिस में किसी को मुंह भी नहीं लगाता था, लेकिन यहाँ अनामिका के सामने वो बच्चा बना होता था। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और अनामिका की शादी कर दें। विवेक ने अपनी माँ की तरफ देखा। ओफो, अब बस भी करो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि हाँ, तुम्हारी शादी मैं अनामिका से ही करूंगी, लेकिन अभी उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। ममता ने प्यार से अपने बेटे को देखकर कहा। माँ, मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं उसे खो दूंगा। इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही थी जिसके साथ विवेक ऐसी बातें कर सकता था। बेकार की बातें मत किया करो बेटा, हमने बचपन से ही तुम्हारा रिश्ता उसके साथ तय किया है। ममता ने उसे तसल्ली दी, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। फिर वक्त गुजरने लगा और जब अनामिका 5वें सेमेस्टर में थी तब विवेक को अनामिका के लहजे में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वो उससे पूछता रह गया, लेकिन अनामिका ने उसे कुछ भी नहीं बताया। और फिर एक रोज उस पर बिजली गिरी जब अनामिका घर वापस नहीं आई। घर से कीमती जेवर और बहुत से पैसे भी चोरी हो गए थे। विवेक की बहन रचना भी इस सब से सदमे में थी। वो अनामिका की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन उसने पता ही नहीं चलने दिया कि कभी वो कोई ऐसा खेल भी खेलेगी। सब घर वालों पर कयामत टूट पड़ी जब सबको यकीन हो गया कि वो घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो सबसे ज्यादा जुल्म तो विवेक के साथ हुआ था, जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसके बारे में ही सोचा था। सगाई, शादी और बाकी सारी रस्मों तक की अंगूठियों को वो पसंद कर चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अनामिका को अंगूठियां बहुत पसंद थी। अब विवेक बिल्कुल खामोश हो गया था। सभी अनामिका को खोज रहे थे और इधर विवेक ने खामोशी का दामन नहीं छोड़ा। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप था। कुछ दिनों के बाद ही अनामिका और अजय को तलाश कर लिया गया। पता चल गया था कि उन्होंने शादी कर ली है। जब विवेक को ये खबर हुई कि अनामिका और अजय घर आए हैं तो वो दूसरे शहर चला गया। अनामिका के पापा ने फोन करके कहा था कि वो जाकर उसे जो भी सजा देना चाहता है वो दे दे। इस पर विवेक ने कहा था कि वो उसे कोई सजा नहीं देना चाहता, बस अब आपने सामने ही उनकी एक बार फिर से शादी करके उसे विदा कर दें। लेकिन हाँ, वो एक बार अजय को जरूर देखना चाहता था कि वो कौन लड़का था जिसके लिए अनामिका ने उसे ठुकरा दिया। कुछ महीने गुजर गए, लेकिन हंसने बोलने वाला और हर वक्त मजाक करने वाला लड़का बिल्कुल बदल गया था। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल सिर्फ अनामिका के बारे में सोचते हुए गुजारे थे और आखिर में वो किसी और के साथ चली गई। फिर शायद अनामिका की जिंदगी में कोई तकलीफें आईं कि उसने एक दिन विवेक को कॉल किया। उसका दिल तो जैसे उस वक्त धड़कना ही भूल गया था। कभी वो सुबह शाम उसकी आवाज सुनने का आदी था, लेकिन फिर इसके बाद उसने खुद को इतना बिजी किया और भगवान के और भी ज्यादा करीब कर लिया कि अब उसे किसी और भी चीज की बिल्कुल याद ही नहीं रहती। अनामिका विवेक से माफी मांग रही थी। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अनामिका। तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं भगवान के करीब आ गया हूँ, और जो सुकून मुझे यहाँ पर मिला है वो और कहीं नहीं मिला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। विवेक का लहजा बहुत ही नॉर्मल था। अनामिका बोली, सब घरवाले मुझसे नाराज हैं। विवेक, वो टूटे हुए लहजे में कह रही थी। तुम मुझे माफ कर दो। विवेक ने कहा कि तुम बात करो, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका ने कहा कि पापा कह रहे थे कि तुम जिसके लिए सारे रिश्तों को छोड़कर गई हो और अब सिर्फ तुम उसी से रिश्ता रखो और दोबारा इस घर में कभी फोन मत करना। सब मुझसे प्यार करते थे, लेकिन अब सब कैसे बदल गए। अनामिका,
तुमने जो कदम उठाया उसकी वजह से सब मजबूर हो गए हैं। इसके बाद विवेक ने कॉल काट दी। अनामिका ने कभी दोबारा उसे फोन नहीं किया, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उसे खबर दी कि अनामिका की डेड बॉडी आई है। आकर आखिरी बार उसे देख लो। विवेक को तो लगा कि वो मर जाएगा। कोई भी उसका पोस्टमार्टम करवाने पर राजी नहीं था, लेकिन विवेक के आगे किसी की ना चली। और फिर जो सच निकला था वो विवेक ने किसी को भी नहीं बताया था कि अनामिका की मौत हार्ट अटैक से नहीं, जहर पिलाने से हुई थी। उसका दिल तो चाहा कि वो अभी अजय को खत्म कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो खामोश हो गया। अनामिका के मरने के बाद से लगा कि वो भी अंदर से मर गया है। वो बहुत तड़पा था, क्योंकि अनामिका उसके लिए बहुत खास थी। फिर एक दिन उसके एक एम्प्लॉय की शादी थी। जब वो वहां पर थोड़ी देर के लिए गया तो उसे लगा कि स्टेज पर बनी दुल्हन कोई और नहीं, अनामिका बैठी है। वो तो शॉक्ड रह गया। कुछ ही लम्हों में उसे बदला लेने का ख्याल आ गया, लेकिन उससे बुरा एक और ख्याल था जो उस पर हावी था कि उसे कोई भी ना छुए। जिस रात अनामिका को किसी और ने छुआ था, उसे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी तकलीफ इस बार हो रही थी। वो मधु को घर ले आया और अजय को तड़पाने के लिए इस्तेमाल किया। अजय पागल हो चुका था, क्योंकि वो सबसे कहता था कि वो उसे नजर आती है, मगर कोई नहीं मानता था। और उसकी माँ अब अफसोस में थी कि उसके बेटे ने इतनी बड़ी गलती की थी और उसने भी उसका इसमें साथ दिया था, और अब ये सारी दौलत किसी काम की नहीं थी। विवेक को लग रहा था कि किस्सा खत्म हो गया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। मधु उसके कमरे में आई और ये पहली बार हुआ था कि वो उसके कमरे में आई थी। विवेक ने तुरंत उसे बैठने को कहा। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपने वरुण को क्यों मजबूर किया? तुम वरुण को नहीं छोड़ना चाहती? उसके साथ रहने का बहाना ढूंढ रही हो? विवेक के इस कदर दो टूक पूछने पर वो परेशान हो गई। मधु बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जब वो छोड़ देगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? इसीलिए मैं हर तरह का समझौता करने को तैयार हूँ। कुछ रह नहीं गया है मेरा इस दुनिया में, वो टूटे हुए लहजे में कह रही थी। ये सुनकर विवेक को दुख हो रहा था कि मधु वरुण की तरफ लौट जाएगी। मधु ने कहा, लेकिन मुझे कौन अपनाएगा बिना किसी खानदान के? विवेक का दिल चाहा कि वो कह दे, मैं अपनाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकता था। बहुत मुश्किल से उसने खुद को ये कहने से रोका। तुम्हारा परिवार कहाँ गया? पहली बार मधु उसके साथ आराम से बैठी, उसको सब बता रही थी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? अमर सारस्वत। विवेक को तो लगा कि जैसे किसी ने उसके सर पर आसमान गिरा दिया हो। उसने तुरंत ही मधु से कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मधु के जाते ही उसने फौरन अपने पापा के दोस्त अमर सारस्वत को फोन किया। उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि मधु उनकी ही बेटी थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसकी मौसी जबरदस्ती उसे वहां से ले गई थी, ये कहकर कि वो उसकी अच्छी परवरिश करेगी। मैंने उसे बाद में बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इस वक्त अमर बच्चों की तरह अपनी बेटी के लिए रो रहे थे। मैंने अपनी जवानी में बस एक गुनाह किया था कि किसी की बेटी की कदर नहीं की, और फिर उसने अपनी जान दे दी। मेरी एक बेटी अपने बचपन में मुझसे जुदा हो गई और दूसरी जवानी में मुझे छोड़कर चली गई। अमर अंकल बहुत रो रहे थे और विवेक को बहुत दुख हो रहा था। कभी कभी आपकी गलतियों की सजा इस तरह भी मिलती है। विवेक ने कॉल काट दिया। फिर वरुण का नंबर मिलाया तो खबर मिली कि उसका देहांत हो चुका था, और जब ये खबर उसने मधु को दी तो उसने बस गहरी सांस ली थी और इतना कहा कि मैंने उसे माफ किया। इतनी जल्दी? विवेक हैरान हुआ। मेरे तो नसीब ही काले हैं। जब मेरी माँ मरी तो मेरे बाप ने पलटकर कभी पूछा ही नहीं, और शादी हुई तो अगवा करके ले आए। पति के पास वापस जाने का सोचा तो वो भी मर गया। मैं भला क्यों किसी को दोष दूं, जब मेरी खुद की किस्मत ही ऐसी है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। विवेक ने कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए सरप्राइज है, और फिर वो वहां से चला गया। अगले 2 दिन तक वो घर नहीं आया। मधु विवेक को बहुत मिस कर रही थी। उसे लड़ने की आदत सी हो गई थी। जब विवेक वापस आया तो उसके साथ काफी लोग थे। तुम अकेली नहीं हो, ये परिवार तुम्हारा है। विवेक ने जब सबको मिलवाया तो सबने पहले उसे अनामिका ही कहा। विवेक ने सबको सख्ती से मना किया था कि वो मधु को ये नहीं बताएंगे कि वो कभी अनामिका से मोहब्बत करता था, क्योंकि उसका कहना था कि अब की बार उसने मोहब्बत मधु से की थी, और वो नहीं चाहता था कि मधु कभी भी ये समझे कि वो उसे अनामिका समझकर मोहब्बत कर रहा था।
मधु अपने पिता से मिली, उनसे सारे अपने गिले शिकवे दूर किए, बहुत कुछ कहा, सबने उसे पलकों पर बिठाया। कुछ ही दिनों में विवेक देख रहा था कि मधु सब घरवालों से घुल मिल चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि उनके दरमियान इतने सालों तक फासला रहा। फिर अमर अंकल ने जब मधु से विवेक के साथ शादी की बात कही तो वो चौंक गई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारा बाप बनकर ये फैसला कर रहा हूँ तो वो मान गई। शादी की रात दुल्हन बनी मधु उसी कमरे में बैठी हुई थी। इस शादी पर वो वाकई खुश थी। इतनी चुपचाप क्यों हो? कुछ दिन पहले तक तो रो रही थी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मधु ने कहा, वरुण का देहांत हो गया तो ये सोचकर दुख भी हुआ कि अब कोई नहीं बचा, लेकिन भगवान मुझे इतना कुछ देने वाला है, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो बहुत हैरान हूँ, और सबसे बढ़कर ये कि मुझे इतना अच्छा पति मिला। तभी उसकी आंख से आंसू टपका, जिसे विवेक ने अपनी उंगली की पोर से चुन लिया। हमें यूं ही मिलना था शायद। बचपन से साथ होते तो एक दूसरे से नफरत करते, और अभी मिली हो तो तुमसे बहुत मोहब्बत है। विवेक के ऐसा कहने पर वो हंस पड़ी। विवेक ने उसे पहली बार हंसते देखा था। उसने कहा, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। मधु बोली, मुझे अभी भी सब कुछ सपने के जैसा लग रहा है। तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घेरे में लेकर कहा, अभी मोहब्बत का सबूत तुम्हें देता हूँ, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। कि उसकी बात सुनकर मधु के गाल लाल टमाटर हो गए और वो हंस पड़ा था। विवेक ने भी कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी एक दिन उस पर इतनी मेहरबान हो जाएगी। अनामिका के लिए वो रो रहा था, लेकिन उसे तो मधु मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।